वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। महल के अंदर हमारे गुलाम और कनीज़ें रहती हैं। अलबत्ता हमारी नई होने वाली बीवी भी रह रही है। उसका नाम जल्मी है। वो बेहद खूबसूरत है। हम उससे तुम्हें मिला सकते हैं। हम उसे तुम्हारे पास आने का हुक्म दे देंगे, बादशाह ने कहा, और उमरो यार की बाछें खिल गई। इसका मकसद खुद ब खुद पूरा हो रहा था। हमारे सिपाही तुम्हें गार में ले जाएंगे। और एक और बात सुन लो, हमारे मुल्क का ये कानून है कि शाम के बाद कोई शख्स अपने घर से ही नहीं निकल सकता, वरना हम उसे कानून के मुताबिक कत्ल कर देते हैं। तुम चूंकि अजनबी हो इसलिए हमने तुम्हें बता दिया है। गार का दरवाज़ा नहीं है, इसलिए हम नहीं चाहते कि तुम्हें कानून के मुताबिक कत्ल करना पड़े। इसलिए रात को मेरे सिपाही तुम्हें बांध देंगे और सुबह होते ही तुम्हें खोल दिया जाएगा। बादशाह ने कहा। बांध दिया जाएगा? बादशाह सलामत, ये तो जुल्म है। आप ज़्यादा से ज़्यादा गार के दरवाजे पर पहरा लगा दीजिए। उमरो यार ने इस नए कानून पर परेशान होते हुए कहा। जब हमने तुम्हें बता दिया है कि रात को कोई शख्स अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता, तो फिर सिपाही कैसे पहरा दे सकते हैं? तुम फिक्र न करो, सुबह होते ही तुम्हें खोल दिया जाएगा, बादशाह ने कहा, और उसके साथ ही वो घोड़ा मोड़कर वापस महल की तरफ चला गया। क्योंकि शाम होने के करीब थी, इसलिए बादशाह के सिपाही उमरो यार को एक बड़ी गार में ले गए। ये गार खासी बड़ी खुली थी, उसका दहाना भी बहुत बड़ा था और एक तरफ से दीवार टूटी हुई थी, जिसकी वजह से बड़ा सा खला बन गया था। उमरो यार गार में आकर बैठ गया। सिपाहियों ने जल्दी से गार की सफाई कर दी और फिर शाही महल से उमरो यार के लिए खाना लाया गया। बेशुमार सिपाही खाने का सामान उठाकर ले आए और उमरो यार ने दिल भर कर खाना खाया। उसके बाद पानी पीकर लेट गया। सिपाही बेशुमार रस्सियां और कोंठे लेकर आए और उन्होंने उमरो यार के जिस्म के गेट कोंठे गाड़ कर रस्सियों से बांध दिया और फिर वो सब चले गए। उमरो यार खामोशी से लेट गया, क्योंकि बहरहाल ये इस मुल्क का कानून था। उसे यकीन था कि वो सुबह इस बूढ़ी औरत की बेटी से मिलकर इससे वादा लेगा और फिर किसी भी बहाने से उस बादशाह को गार में बुलाकर एक लम्हे में पकड़कर हलाक कर देगा। उसे ये मुहिम बेहद आसान लग रही थी। भला एक बौने को पकड़ने और मारने में कितनी ही देर लगती है। थोड़ी देर बाद उमरो यार को नींद आ गई और उसके खराटे गार में गूंजने लगे। फिर चींची की निस्वानी आवाज सुनते ही उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि सुबह हो चुकी थी और सूरज की रोशनी दहाने से पूरी गार में फैली हुई थी। उमरो यार चूंकि थका हुआ था, इसलिए वो गहरी नींद में सोता रहा। चूंकि वो बंधा हुआ था, इसलिए वो उठकर ना बैठ सकता था। उसने सर मोड़कर उस आवाज की तरफ देखा तो उसने एक छोटी सी मगर इंतहाई खूबसूरत लड़की को अपने सर के करीब खड़े देखा। उसने शाहाना लिबास पहन रखा था और बालों में फूल गूंधे हुए थे। तुम कौन हो? उमरो यार ने आहिस्ता से पूछा तो वो लड़की झिझक कर 2 कदम पीछे हट गई। मेरा नाम जल्मी है, मैं बादशाह की होने वाली बीवी हूँ। मुझे बादशाह ने हुक्म दिया है कि तुमसे आकर मिल जाऊं। तुम कितने लंबे, चौड़े और बड़े हो। जल्मी की बारीक सी आवाज सुनाई दी। तुम उस बूढ़ी औरत राखी की बेटी हो ना? उमरो यार ने पूछा। हाँ, मैं राखी की बेटी हूँ। तुम उसे कैसे जानते हो? जल्मी ने उसी तरह बारीक सी आवाज में कहा। उसकी आवाज इतनी बारीक थी कि उमरो यार उसका जवाब पूरी तरह ना सुन सकता था। चुनाचे उसने हाथ बढ़ाकर जल्मी को अपनी मुट्ठी में पकड़ा और उसे उठाकर ऊंचा कर दिया ताकि वो उसकी बात को आसानी से समझ सके। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे मुझे छोड़ दो, जल्मी ने बुरी तरह घबराते हुए लहजे में चीखते हुए कहा। सब्र करो, मैं तुम्हें खा तो नहीं रहा, मैं तो तुमसे बातें करना चाहता हूँ। देखो, मेरा नाम उमरो यार है। मुझे तुम्हारी माँ बुलाकर लाई है, क्योंकि बादशाह जबरदस्ती तुमसे शादी कर रहा है और शादी के 1 माह बाद वो तुम्हें हलाक कर देगा। इसलिए तुम्हारी माँ ने कहा है कि अगर शादी से पहले मैं बोने बादशाह को हलाक कर दूं तो तुम मलका बन जाओगी और फिर तुम मुझे बोने बादशाह का आधा खजाना इनाम में दोगी और तुम्हारी बूढ़ी माँ मुझे इनाम में 1 लाल देगी। उमरो यार ने अपनी आवाज को आहिस्ता करते हुए कहा ताकि जल्मी उसे आसानी से सुन सके। ओह, तो तुम हो उमरो यार। ओह, मुझे बड़ी खुशी है। अगर तुम इस जालिम बादशाह को हलाक कर दो तो वाकई में तुम्हें आधा खजाना दे दूंगी, जल्मी ने खुशी से चीखते हुए कहा। एक वादा और करो, और इस खजाने के साथ साथ तुम मुझे वो 6 कोने वाला हीरा भी वापस दोगी जो मैंने कल शाम तोहफे के तौर पर बादशाह को दिया है। उमरो यार ने कहा। ओह, तो वो हीरा तुम्हारा है, तुमने बादशाह को दिया है। बादशाह उस हीरे को पाकर बेहद खुश था। ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि वो हीरा भी तुम्हें वापस मिलेगा, लेकिन तुम बादशाह को हलाक कैसे करोगे? शादी होने में अब सिर्फ 2 रातें बाकी हैं।
अगर शादी के बाद तुमने बादशाह को हलाक किया तो फिर रिवाज के मुताबिक उसकी बेवा कहलाऊंगी और मुझे भी बादशाह के साथ ही मार दिया जाएगा। जलमी ने परेशान अंदाज में कहा। उस बोने को मारने में कौन सी देर लगेगी? मैं अभी उसे बुलाकर पकड़ूं और उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा, बस मर जाएगा। उमरो यार ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। अरे तो तुम्हें मेरी माँ ने ये नहीं बताया कि बोने बादशाह को कैसे मारा जाता है? ओह सुनो उमरो यार, बोनों में से जो बादशाह बनता है वह जादूगरों की तरह अपनी रूह को किसी जगह छुपा कर रखता है और जब तक उसकी रूह को मारा ना जाए बोना बादशाह नहीं मर सकता। जलमी ने कहा। अरे ये क्या चक्कर है? वाकई मुझे तो इस बात का इल्म ही ना था। फिर जल्दी बताओ कि उस बोने बादशाह की रूह कहाँ छुपी हुई है? उमरो यार ने परेशान लहजे में पूछा। ये एक नई बात थी जिसका उसे पहले इल्म ही ना था। वो तो यही समझ रहा था कि बस गर्दन मरोड़ कर बादशाह को मार डालेगा। उस बोने बादशाह की रूह एक सुनहरे रंग की चिड़िया में है और ये चिड़िया एक पिंजरे में बंद है और उसे बादशाह ने कहाँ छुपा रखा है उसके मुतालिक किसी को मालूम नहीं। और सुनो, सिपाहियों का शोर सुनाई दे रहा है, तो मुझे फौरन छोड़ दो वरना बादशाह तुम्हें मार डालेगा। जलमी ने कहा। जरूरत कि मुझे मारे तो मुझे वो जगह बताओ जहाँ ये पिंजरा मौजूद है। उमरो यार ने कहा। मुझे नहीं मालूम और यकीन करो किसी को भी नहीं मालूम, सिर्फ बादशाह ही वो जगह जानता है। जलमी ने उमरो यार के हाथ में कसमसाते हुए कहा। उसने ये पिंजरा अपने महल के किसी तहखाने में तो नहीं छुपा रखा? उमरो यार ने पूछा। नहीं, कानून के मुताबिक उसे ये पिंजरा महल से बाहर छुपाना होता है। जलमी ने जवाब दिया। इसी लम्हे घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनाई दी और फिर देखते ही देखते बादशाह के सिपाही घोड़ों पर सवार गार के अंदर आ गए। उसके पीछे ही बादशाह भी अंदर आया। बेशुमार सिपाही तलवारें उठाए शोर मचाते उमरो यार की तरफ दौड़े चले आ रहे थे। पूरी फौज की फौज थी। तुमने ये जुर्रत कैसे की कि हमारी होने वाली बीवी को हाथ लगा सको? तुम्हें मालूम है कि इसकी सजा मौत है, बादशाह ने गुस्से से चीखते हुए कहा। जलमी अभी तक उमरो यार के हाथ में पकड़ी हुई थी। ये एक नई अफ्तार थी। इसी लम्हे सिपाही भी तलवारें उठाए उसके सर पर पहुंच गए थे। उमरो यार ने जल्दी से जलमी को छोड़ दिया। अरे मैं तो इससे बातें कर रहा था, उमरो यार ने परेशान लहजे में कहा। वो बदसतूर रस्सियों से बंधा हुआ था और सिपाही उसके सर पर पहुंच चुके थे। पीछे गार्ड के दहाने और टूटी हुई दीवारों से भी सैकड़ों सिपाही आते नजर आ रहे थे। मार डालो इसे, मार डालो, उसने हमारी इज्जत पर हाथ डाला है, बादशाह ने गुस्से से चीखते हुए कहा। इसी लम्हे दो सिपाहियों ने उमरो यार को तलवारों की वार कर दिया, लेकिन उमरो यार ने जल्दी से अपने जिस्म को पूरी कुव्वत से हरकत दी और उसके जिस्म से बंधी हुई रस्सियां ना सिर्फ कच्चे धागों की तरह टूटती चली गईं, बल्कि उसका हाथ लगने से वो दोनों सिपाही भी तलवारों समेत उड़ते हुए अपने सिपाहियों पे जा गिरे। उमरो यार उछल कर खड़ा हुआ, लेकिन आने वाली फौज इस कदर ज्यादा थी कि वो किस किस से लड़ता। चुनाचे उसने बिजली की सी तेजी से अपनी जंबील में से चादर सुलेमानी निकाली और अपने ऊपर ओढ़ ली। अरे ये कहाँ गायब हो गया? बादशाह और सिपाहियों ने बैक वक्त चीखते हुए कहा। उमरो यार को बादशाह पर बेहद गुस्सा था, इसलिए उसने हाथ बढ़ाकर घोड़े पर बैठे बादशाह को गर्दन से पकड़ना चाहा, लेकिन उसी लम्हे बादशाह घोड़ा दौड़ाता हुआ गार के दहाने की तरफ बढ़ गया और उमरो यार का हाथ काली हो गया। गार के दहाने की तरफ सिपाही ही सिपाही भरे हुए थे, इसलिए उमरो यार उस तरफ ना जा सका, एक तरफ खड़ा हो गया। उन दहानों पर पहरे दो, मैं काकोश को बुला कर लाऊं, वो बताएगा कि ये अजनबी कहाँ गया है। बादशाह ने गार के दहाने के करीब पहुंचकर चीखते हुए कहा और वो दौड़ता हुआ गार से बाहर निकल गया। मार सिपाही तलवारें सोनते गार के दहाने और टूटी हुई जगह पर जम गए थे। जलमी भी बादशाह के साथ ही चली गई थी। उमरो यार अब खड़ा सोच रहा था कि वो इस जगह को तलाश करे जहाँ बादशाह सुनहरी चिड़िया वाला परिंदा छुपाया हुआ है, जबकि बादशाह और उसके सिपाही भी उसके खिलाफ हो चुके थे। अभी वो खड़ा सोच ही रहा था कि घोड़ों के टापों की आवाज़ दोबारा सुनाई दी और फिर दो घोड़े अंदर दाखिल हुए। एक पर बादशाह और दूसरे पर एक बूढ़ा बोना बैठा हुआ था। दोनों घोड़े के दहाने के अंदर आकर रुक गए। बताओ काकोश, वो अजनबी अचानक कहाँ गायब हो गया और कैसे? बादशाह ने बड़े कड़कदार लहजे में दूसरे घोड़े पर सवार बूढ़े बोने से मुखातिब होकर कहा। बादशाह सलामत, मेरा इल्म बता रहा है कि वो अजनबी इसी गार में मौजूद है। उसने कोई ऐसी चादर ओढ़ रखी है जिसकी वजह से वो नजर नहीं आ रहा। बूढ़े ने जवाब दिया। वो चूंकि घोड़े पर सवार थे इसलिए उनकी आवाज़ें उमरो यार के कानों तक पहुंच रही थी। उमरो
यार उस दौरान आहिस्ता से आगे बढ़ा और वो इर्द गिर्द फैले हुए सिपाहियों से बचकर आगे बढ़ रहा था ताकि किसी से टकरा न सके। और फिर काकोश के घोड़े के करीब पहुंचते ही उसने जल्दी से हाथ बढ़ाया और बूढ़े काकोश को झपटकर उसने अपनी चादर के अंदर छुपा लिया और फिर तेजी से पीछे हट गया। बूढ़ा काकोश उसके हाथ में दबा हुआ बुरी तरह चीख रहा था, अरे काकोश कहाँ गया, अरे काकोश कहाँ गया। बादशाह ने बुरी तरह घबराते हुए लहजे में कहा, ये तो कोई बला है बादशाह सलामत, जिसने हमारे बड़े जादूगर को गायब कर दिया है। एक सिपाही ने भी घबराते हुए लहजे में कहा और फिर सब सिपाही खौफ से चीखते हुए गार के बाहर दौड़ पड़े। बादशाह भी घोड़ा दौड़ाता हुआ उनके साथ ही बाहर निकल गया और इस तरह गार खाली हो गया। बूढ़ा काकोश अभी तक चीख रहा था, लेकिन उमरो यार उसे इसी तरह हाथ में जकड़े हुए तेजी से गार से बाहर निकला और फिर जंगल की तरफ दौड़ता चला गया। बाहर कोई सिपाही भी नजर न आ रहा था, वो सब शायद खौफ के मारे अपने अपने घरों में छुप गए थे। उमरो यार इसी तरह चादर सुलेमानी ओढ़े दौड़ता हुआ जंगल में पहुंच गया। काकोश उसके हाथ में दबा हुआ अभी तक भड़क और चीख रहा था। जंगल में पहुंचकर उमरो यार जमीन पर ना रुका, बल्कि जल्दी से एक बड़े से दरख्त के ऊपर चढ़ गया ताकि अगर बोने उसे ढूंढने आए तो वो आसानी से उस तक ना पहुंच सके। वहाँ एक महफूज जगह पर बैठ के उमरो यार ने अपनी चादर उतारकर जंबील में डाल दी और फिर वो काकोश की तरफ मुतवज्जा हुआ जिसका जिस्म उमरो यार के पंजे में था। काकोश के चेहरे पर शदीद खौफ और घबराहट के आसार नुमाया थे। अब बताओ काकोश, क्या तुम मेरे हाथों मरना चाहते हो या जिंदा रहना चाहते हो? उमरो यार ने उसके जिस्म को ऊपर उठाते हुए कहा। उसने अपना लहजा जानबूझकर बड़ा भयानक सा बना लिया था। मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, काकोश ने फौरन जवाब दिया। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो फिर जल्दी से बता दो कि बोने बादशाह की रूह जिस चिड़िया में है उसका पिंजरा कहाँ मौजूद है? उमरो यार ने पूछा। तो तुम बोने बादशाह को मारना चाहते हो? अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हारे साथ दूंगा। मैं तुमसे पूरा तावन करूंगा क्योंकि बोना बादशाह बेहद जालिम और सफाक है और बोनों की दुनिया का हर शख्स उससे बेहद तंग है, काकोश ने फौरन जवाब देते हुए कहा। और उसकी बात सुनकर उमरो यार बड़ा खुश हुआ। वाह, ये तो और भी अच्छा हुआ। तुम फिक्र ना करो, बादशाह के मरने के बाद मैं तुम्हें वजीर आजम बनवा दूंगा, ये मेरा वादा रहा। उमरो यार ने कहा, पहले मेरे जिस्म से अपनी गिरफ्त ढीली करो, मेरा तो सांस बंद हो रहा है। काकोश ने अपनी छोटी सी दाढ़ी हिलाते हुए कहा, मैं तुम्हें छोड़ ही दूंगा, पहले तुम मेरे साथ मुकम्मल ताउन का सबूत दो और मुझे सच सच बता दो। ये भी याद रखना कि मेरे पास एक ऐसा खुफिया इल्म है कि जिससे मुझे तुम्हारे सच झूठ का फौरन पता चल जाएगा, इसलिए अगर तुमने झूठ बोला तो फिर मैं तुम्हारी गर्दन मड़ोड़ दूंगा। उमरो यार ने कहा, तो सुनो बोने बादशाह की रूह वाली चिड़िया का पिंजरा काले पहाड़ के नीचे एक खुफिया कमरे में है। ये काला पहाड़ यहाँ से हजारों मील के फासले पर है और इस पहाड़ में बेशुमार किस्म की बलाएं रहती हैं जिनसे इंसान तो कुजा बड़े बड़े देव भी मुकाबला नहीं कर सकते। काकोश ने कहा, तो फिर बोना बादशाह वहाँ कैसे पहुँच गया? उमरो यार ने हैरत भरे लहजे में कहा, वो चूंकि अपनी रूह रखने गया था इसलिए उन बलाओं ने उसे वहाँ रूह रखने की इजाज़त दे दी थी। काकोश ने सर हिलाते हुए कहा, अगर उन बलाओं का खात्मा कर दिया जाए तो फिर उस कमरे तक कैसे पहुंचा जा सकता है? उमरो यार ने पूछा। एक तरीका है कि उस काले पहाड़ के अंदर एक सफ़ेद रंग की चट्टान है, उसे छुपाने के लिए उस पर काला रंग लगा दिया गया है। कोई उस चट्टान को ढूंढ लेगा तो फिर उस पर खून का छिड़काव किया जाए तो चट्टान फट जाती है और कमरे का रास्ता आ जाता है। काकोश ने जवाब दिया, और ये चिड़िया वाला पिंजरा कैसे खोला जाता है, उसके मुतालिक भी तो बताओ। उमरो यार ने पूछा। वो चूँकि ऐसे हज़ारों काम कर चुका था इसलिए वो एक एक चीज़ के मुतालिक पूछ रहा था। ओह, तो तुम वाकई बेहद होशियार हो। जब कोई शख्स उस कमरे तक पहुंच जाता है तो फिर उसे चिड़ियों की बोली में पिंजरे के अंदर मौजूद चिड़िया से कहना पड़ता है कि वो अपना एक पर उसे तोहफे के तौर पर दे। चिड़िया अपना एक पर अपनी चोंच से नोचकर पिंजरे से बाहर फेंक देती है। उस पर को जब पिंजरे पर मारा जाए तो पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाता है। काकोश ने जवाब, लेकिन अगर चिड़िया पर देने से इनकार कर दे तो? उमरो यार ने कहा, अगर चिड़िया की बोली में मांगा जाए तो वो इनकार नहीं कर सकती। काकोश ने जवाब देते हुए कहा, अच्छा अब ये बताओ कि उस काले पहाड़ तक कैसे पहुंचा जा सकता है? जल्द से जल्द और फौरन। उमरो यार ने कुछ सोचते हुए पूछा। उसके मुतालिक मैं क्या बता सकता हूँ, ये तो हर एक की अपनी अपनी हिम्मत है। वैसे ये काला पहाड़ इस कदर फासले पर है कि अगर एक शख्स तेज़ रफ्तार
گھوڑے پر بھی مسلسل دن رات سفر کرے تو وہ 1 سال میں اس کالے پہاڑ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں پہنچ جاؤں گا، امرو یار نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی کی تو کاکروچ پھدک کر اس کے ہاتھ سے نکلا اور دوسرے لمحے وہ بجلی کی سی تیزی سے مختلف شاخوں پر سے پھدکتا ہوا نیچے زمین پر پہنچ گیا۔ اب آپ بتائیے کہ امرو یار پہنچ پائے گا یا نہیں؟ کامنٹ پلیز۔ Thanks for watching and subscribe my channel for stay tuned. Thank you.